हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्ड्रियोथाइस, जिसका मतलब होता है कार्टिलेजिनस स्पीशीज। मैं आपको बता दूं कि कॉन्ड्रियोथाइस एक्चुअल में शार्क जैसी डेंजरस स्पीशीज का क्लास है। हम इसमें शार्क जैसे स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ड्रियोथाइस फिशिस के ग्रुप जो है उनमें सबसे पहला ग्रुप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिशिस के पहले ग्रुप से, जिसका नाम है कॉन्ड्रियोथाइस। ऑलवेज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैबिटाट से, मतलब कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है, उसको कहाँ ढूंढेंगे। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमें कौन से ऐसे लोकेलिटी से, रीजन से उनको चेक करना चाहिए। तो मरीन एनवायरनमेंट है, सबको पता है कि शार्क ओशन में पाई जाती है। बॉडी स्ट्रक्चर और स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन है। अब देखिए, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे वाटर में स्विम करना बहुत ही ईजी हो जाए। इसे स्ट्रक्चर को, ऐसे शेप को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। तो इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन है। यहाँ पर मैंने शार्क ही दिखाई है आप लोगों को फिगर में। और अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इनका स्केलेटल कार्टिलेजिनस होता है। तो पहली चीज, हमारी तरह ही, ह्यूमंस की तरह ही इनका स्केलेटल बॉडी के अंदर है। एंडोस्केलेटल का मतलब है बॉडी के अंदर है। स्केलेटल जैसे हमारे बोन हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर से देखे नहीं जा सकते, वैसे इनका स्केलेटल कार्टिलेजिनस टिश्यू से बनता है, उसको हम बाहर से नहीं देख पाएंगे। पर हमारी तरह इनकी बॉडी में बोन्स नहीं होते। इनमें स्केलेटल जो है वो कार्टिलेजिनस टिश्यू से बनता है। जैसे नोज टिप हमारी बनी है, जैसे ईयर लोब हमारे बने हुए हैं, वैसे ही मटेरियल से। और कार्टिलेजिनस से वर्ड कॉन्ड्रियो आया क्योंकि ये जो कार्टिलेजिनस टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू, वो जिस सेल से बनती है उन सेल्स को हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं या कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो कॉन्ड्रियोसाइट से हमने कॉन्ड्रियो वर्ड लिया और वर्ड बन गया कॉन्ड्रियोथाइस, जिसका मतलब है कार्टिलेजिनस स्पीशीज। तो ये वर्ड इस तरीके से डिराइव्ड हुआ है। अगर मैं माउथ की बात करूं तो इनका माउथ वेंट्रली लोकेटेड है। तो डोर्सल सरफेस कौन सी और वेंट्रल कौन सी है, तो चलिए मैं आपको दोनों सरफेस दिखाता हूं। ये जो सरफेस है, इस तरफ की सरफेस, इसको मैं कहूंगा डोर्सल सरफेस। ह्यूमन में जो डोर्सल सरफेस है वो आई है हमारी बैक साइड पे, जहां हमारा बैकबोन है, जहां स्पाइनल कोड है, वो वाला स्ट्रक्चर, वो वाला सरफेस। और अगर मैं यहाँ पर वेंट्रल सरफेस बना रहा हूँ तो ये नीचे वाली सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस कहेंगे, ये वाली सरफेस। तो ये जो सरफेस है वो वेंट्रल रहेगी। इसी वेंट्रल सरफेस पे माउथ आया हुआ है। देखिए, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इसका माउथ वेंट्रल सरफेस की तरफ ही आया हुआ है। हमारा भी माउथ वेंट्रल सरफेस पे ही, हमारा माउथ, हमारा नोज, हमारी आंखें, ये सब कुछ वेंट्रल सरफेस की तरफ है। तो सेम इसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म भी वेंट्रल सरफेस के टूवर्ड्स अपना माउथ शो करता है। और नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये सबको पता है कि वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उनमें नोटोकॉर्ड होगा और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंस रहेगा। पर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तो शार्क की स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा और वो भी कार्टिलेज का ही होगा। तो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कार्टिलेजिनस टिश्यू से वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी इस वाले ग्रुप में, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगी। ये ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हैं, तो डेफिनेटली ब्रीथ करने के लिए गिल्स का सहारा लेंगे। इनके पास भी गिल स्लिट्स होती हैं, गिल स्लिट्स सेपरेट होती हैं, और इनमें ऑपरक्यूलम नहीं होता, ढक्कन। किसी भी चीज़ को हमें ढक्कन लगाना पड़ता है जिससे उसको प्रोटेक्शन मिले, कोई बाहर की चीज़ें उसमें गिरे नहीं। तो यहाँ पर गिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गिल्स का ढक्कन होता है, कवर होता है, उसको गिल कवर कहते हैं। पर इनमें ऑपरक्यूलम नाम का गिल्स का ढक्कन या कवर या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो इनमें गिल्स पाई जाती है ब्रीदिंग करने के लिए। और देखिए यहाँ पर फिगर में भी गिल्स आपको दिखाई, ये इनकी गिल स्लिट्स है, ये इनकी गिल स्लिट्स है। यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे कट्स जो दिख रहे हैं वो एक्चुअल में गिल स्लिट्स के कट्स हैं। गिल्स के जरिए वाटर में डाइल्यूटेड ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ के जरिए अपनी बॉडी में गेन करती है। स्किन की बात करूँ तो इनकी स्किन काफ़ी टफ होती है और इनकी बॉडी पे प्लेकोविड स्केल्स होते हैं। पर स्केल्स ऐसे होते हैं कि आप लोग इसको फिगर में देखेंगे तो इनकी बॉडी काफ़ी स्मूथ दिखेगी, क्योंकि अरेंजमेंट स्केल का वैसा है। जिस तरीके से हम बोनी फिशेस में स्केल बनाते थे वैसा यहाँ पर नहीं दिखेगा। हम ऐसे स्केल्स बनाते थे बोनी फिशेस के अंदर। ये वाले स्केल्स बोनी फिशेस में बहुत ही इजीली आपको विजिबल होंगे, आप इजीली विजुलाइज कर पाओगे। पर
यहाँ पर इस तरीके के स्केल उभरे हुए आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों स्केल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बोनी फिशेस में डिफरेंट और यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिश में बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ जो स्केल्स होते हैं उसका नाम है प्लेकोइड स्केल्स। उनकी अरेंजमेंट कुछ वैसी है जिससे स्किन टफ तो ज़रूर बनती है, पर स्केल्स बाहर से है ऐसा आपको दिखेगा नहीं, मुश्किल से दिखेगा। और दूसरी एक चीज़ भी यहाँ देखने लायक है, और वो ये है कि अगर हम इनके फिन्स की बात करें तो आप ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर हमें मूवमेंट के लिए इनके फिन्स भी दिख रही हैं, जिनको हम इनके लिम्स के नाम से भी जानते। देखिए, पर यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं दिख रही। जनरली हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिश का जो पीछे का पोर्शन होता है उसमें मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर हम बनाते थे। सिमेट्री दिख रही है, दोनों जो यहाँ पर फिन्स है वो एकदम इक्वल दिख रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अनइक्वल आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक लंबी है, एक फिन छोटी है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये भी इनका एक डिफरेंट और यूनिक फीचर है। ये बोनी फिश में नहीं देखने को मिलता, उसमें इवनली आपको फिन्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्टिलेजिनस फिश में हम टीथ के बारे में जानते हैं। अब ये बताना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है कि इनके टीथ कितने खतरनाक होंगे। शार्क को याद करिए, उनका जो इतना खतरनाक होता है और उनके टीथ जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। वैसे तो उनके टीथ ऐसे होते हैं, अब देखिए कितने नुकीले होते हैं, कितने शार्प होते हैं ये टीथ। अगर मैं शार्क की बात करूं, शार्क का टीथ कैसा होता है आप गूगल कर सकते हैं। तो ये टीथ और कुछ नहीं है, प्लेकोइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है। और ये टीथ जो है बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ डायरेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत सारे टीथ दिख रहे हैं, पर शार्क के टीथ की बात करूँ तो एक्सट्रीमली शार्प होते हैं और इवन उसके जॉस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये प्रीडेटर्स होते हैं। कॉन्ड्रियोथाइस में जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि शार्क, वो प्रीडेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, शिकारी की कैटेगरी में आते हैं। इनके जॉस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जैसे कि शार्क। तो मैंने आपको बताया उसी तरीके से ये एनिमल प्रीडेशियस है, ये प्रीडेटर है, ये शिकारी है। ये और फिशेस का या फिर और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का फूड के लिए शिकार करते हैं। जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो हम बात करें तो लायंस, टाइगर, लेपर्ड जैसे ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर्स है, वैसे ही ये वाटर का प्रीडेटर है। स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग प्रॉपर्टीज के अंदर इनके पास एयर ब्लैडर नहीं पाई जाती। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होगी, हवा भरने के लिए कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर या थैली जैसा स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाया जाएगा। इनमें कोई ऐसी बैग नहीं होगी जिसमें ये हवा भर सके। इसी की वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। इनको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, अपने फिन्स को कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना पड़ेगा। जैसे ही अपने फिन्स को हिलाना बंद करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाने लगेंगे, जिसको सिंकिंग कहते हैं। तो सिंकिंग नहीं होने देना है, अवॉइड करना है सिंकिंग को, तो कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ेगा, वरना वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे अपनी जो पोजीशन है उसको नहीं बना रख पाएंगे एयर ब्लैडर नहीं होने की वजह से। जबकि बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर्स होती है, तो वो अगर थोड़ी देर के लिए अपने फिन हिलाना बंद भी कर दे तब भी उनकी वही डेप्थ, वही पोजीशन बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। उनको कंटिन्यूसली स्विम करना ज़रूरी नहीं रहता। जैसे बर्ड्स कुछ देर तक अपने पंख हिलाते हैं और फिर अपने पंख को कांस्टेंट एक डायरेक्शन के अंदर फिक्स्ड कर देते हैं और फिर अपने पंख हिलाते भी नहीं और उड़ते ही रहते हैं। ऐसा यहाँ नहीं होगा, ये अपने फिन हिलाना बंद कर देगी तो सिंकिंग होने लगेगा। इसी वजह से इसको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर्स नहीं है। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है, जिसको हम एट्रियम कहते थे लोअर स्टैंडर्ड में, उसको यहाँ पर ऑरिकल कहा गया है, और दूसरा चैम्बर जिसको हम वेंट्रिकल कहेंगे। तो हार्ट के 2 चैम्बर हैं, पहला चैम्बर ऑरिकल, उसको आप एट्रियम भी कह सकते हैं, और सेकेंड वेंट्रिकल। तो ये कॉन्ड्रियोथाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमने देखा कि ये एक तरीके के प्रीडेशियस ऑर्गेनिज्म है, शिकारी रहते हैं, पर फिर भी खुद का डिफेंस करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल फीचर्स है। जैसे शार्क की तो मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पर शार्क को अपने डिफेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग उसको देख के ही भाग जाते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म, कोई भी इसके सामने टिकेगा नहीं ज़्यादा देर के लिए, और कोई आना भी पसंद नहीं करेगा, कोई इसके साथ फाइट पसंद नहीं करेगा। और इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं, और हमें डरना भी चाहिए, क्योंकि शार्क खतरनाक प्रेडेटर है। इवन ब्लड को स्मेल करते करते ये हम तक पहुंच जाती है। देखिए जरा इसके टीथ को कितने खतरनाक और शार्प है। पर हम शार्क की बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे जिनको अपने डिफेंस की जरूरत रहती है, जैसे कि टॉर्पेडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ये जोरदार इलेक्ट्रिक करंट का झटका देगी।
इसका मतलब वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट दे सकती है टॉर्पेडो, और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इसका प्रेडेटर होगा वो कई बार अनकॉन्शियस भी हो जाता है, और जब तक उसका ध्यान बढ़ जाए और कहीं और भटक जाए तब तक ये भाग जाती है और कहीं और निकल लेती है। कुछ के पास पॉइजनस स्ट्रिंग होती है जिसको ट्राइगोन कहा जाता है। अगर ट्राइगोन फिश की मैं बात करूं तो ट्राइगोन फिश के पीछे इतना लंबा स्ट्रिंग होता है, और ये स्ट्रिंग अगर जिसके बॉडी के अंदर उसने डाल दिया, समझ लो वो पॉइजन उसकी बॉडी में चला गया। क्रोकोडाइल हंटर के नाम से एक बहुत फेमस रेप्टाइल स्पेशलिस्ट फेमस थे जो डिस्कवरी में शूटिंग कर रहे थे, और अंडर वाटर शूटिंग के दौरान पॉइजनस स्ट्रिंग का जो ट्राइगोन या स्ट्रिंगरे फिश भी इसको कहते हैं, उसके एक ग्रुप के ऊपर से वो स्विम कर रहे थे, और किसी एक ट्राइगोन फिश को डर लगा और अपनी पॉइजनस स्ट्रिंग जो है ये वाली वो उस रेप्टाइल स्पेशलिस्ट के हार्ट में सीधी उसने डाल दी और उसकी डेथ हो गई। वो बहुत ही फेमस था, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी थी। आप डिस्कवरी पे भी देख सकते हैं उनके शोज को, और गूगल भी कर सकते हैं। उसको क्रोकोडाइल हंटर के नाम से जाना जाता था। तो पॉइजनस स्ट्रिंग कितनी खतरनाक हो सकती है वो बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ट्राइगोन के नाम से भी जाना जाता है उसको। ये ऑर्गेनिज्म पोइकिलोथर्मस है। अब ये कौन सा नया वर्ड आ गया? अब यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आती रहेगी, पर आपको टेंशन नहीं लेना है। पोइकिलोथर्मल का मतलब होता है, या पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये नहीं कि इनका ब्लड ठंडा है बर्फ जैसा। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि इनके पास क्या नहीं है, ऐसी कैपेसिटी नहीं है जिससे ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाए। इनके पास बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का कोई प्रॉपर्टी या कैपेसिटी नहीं है। आउटर एनवायरनमेंट अगर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये भी अपना टेम्परेचर 15 डिग्री कर लेंगे। आउटर एनवायरनमेंट अगर 30 डिग्री का हो गया तो ये भी अपना टेम्परेचर 30 डिग्री कर लेंगे। इसका मतलब अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर इनका भी हो जाता है। ह्यूमंस की तरह नहीं कि हम अपना टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री के आसपास मेंटेन रखते हैं, चाहे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 8 हो, 7 हो, 6 हो, या इवन 0 भी क्यों ना हो जाए, या तो फिर 45 या 48 भी क्यों ना हो जाए। हम लोग मेंटेन करना जानते हैं, कांस्टेंट रखते हैं अपना टेम्परेचर, हिलता डुलता नहीं है। फीवर आता है तब बात अलग है, पर अदरवाइज हम देखें तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर रखने वाले जो होते हैं उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं, और जो कांस्टेंट नहीं रख पाते उनको कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्मस भी कहते हैं। और अब एंड पे है हम लोग, तो सेक्सुअलिटी पे आ जाएंगे। सेक्सेस आर सेपरेटेड, जिसका मतलब है मेल और फीमेल सेपरेट हो गए ह्यूमंस की तरह। मेल शार्क फीमेल शार्क सेपरेट होगी। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो मेल की अगर बात करें तो मेल के अंदर पेल्विक फिन्स होगी जिनमें क्लास्पर्स होंगे। ये स्ट्रक्चर सिर्फ मेल के पास होगा। इस तरीके से ये पेल्विक फिन पे क्लास्पर नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके जरिए हम लोग पहचान पाएंगे कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जिसका मतलब होगा कि स्पर्म और ओवम ह्यूमंस की तरह फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज होंगे, पर फ्यूज होने के बाद ये लोग एग ले करते हैं। वो बात अलग है कि मेनी ऑफ देम आर विविपोरस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एग ले करते हैं, पर मेनी ऑफ देम मतलब इनमें से जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विविपेरस है, ह्यूमंस की तरह बेबी को बर्थ देते हैं, अंडे ले नहीं करते। हाँ, पर सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है जो विविपेरस है, पर मोस्ट ऑफ जो देम है वो विविपेरस है। एग्जाम्पल से हम खत्म करेंगे कॉन्ड्रियोथाइस को, और एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता है। एग्जाम्पल में डॉग फिश, हाथ में जो फिश मैंने दिखाई थी, जो हाथ में थी जिसमें टूथ स्ट्रक्चर दिख रहे थे, वो डॉग फिश थी। और बाकी आप तो जानते ही हैं, सॉ फिश। आप क्या जानते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में, और ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद स्ट्रिंगरे। ये जो फिगर दिख रही है यहाँ पर स्लाइड के अंदर, वो स्ट्रिंगरे फिश है। तो इसी के साथ एग्जांपल्स के साथ हम कॉन्ड्रियोथाइस नाम का टॉपिक जो यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बोनी फिशेस के साथ, ऑस्टियोथाइस के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी